एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब हमें पढ़ना है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो यूज होना है क्लास 12th में, वो पार्ट हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा पार्ट पढ़ा है? बेसिक देखा है हमने प्रोबेबिलिटी का। अगर आपने बेसिक अभी तक नहीं किया है तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, ठीक है? इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें सारे बेसिक समझाएंगे, और जब तक बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते आप। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम क्या कहता है? इफ E1 and E2 are two events associated with a random experiment, then the probability that at least one of the two events E1 or E2 occur is given by। अगर E1 E2 किसी एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट हैं, तो दोनों में से कम एक इवेंट के हो जाने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो हम वहां पे एडिशन थ्योरम का यूज करते हैं। यानी जैसे सेट थियरी, देखो इसमें सेट थियरी का थोड़ा सा अप्रोच है। सेट थ्योरी में आपने देखा था कि दो सेट होते थे, दो अलग अलग सेट हैं, और अगर कंडीशन ये रखा जाए कि कम से कम एक में हो वो एलिमेंट, हमें ऐसा सेट बनाना हो जो दोनों में से कम एक में हो, तो वो क्या कौन सा सेट देता था? ए यूनियन बी देता था। ए यूनियन बी के एलिमेंट या तो ए में होते थे, या तो बी में होते थे, या तो दोनों में होते थे। तो सेम वैसा ही अप्रोच यहां भी लिया गया। ये थियरी वहीं से ली गई है, सेट थियरी से। सेट थियरी का थोड़ा सा यूज इसमें किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी में अगर ऐसा कंडीशन आए कि दो इवेंट ऐसे हों जिनमें से किसी एक का कम से कम होना अनिवार्य हो, कि दोनों में से कम एक हो जाए, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? P E1 यूनियन E2। वो P E1 यूनियन E2 में आएगा। यानी E1 यूनियन E2 का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कौन सा प्रोबेबिलिटी देगा? जिसमें से कम E1 या E2 में से एक हो जाए, या तो एक हो या तो दोनों हो जाए। देखो यहां पे इंडिकेट भी किया गया, आइदर E1 और E2 और बोथ। अब ये कितने के इक्वल आएगा? P E1 प्लस P E2 माइनस P E1 यूनियन E1 इंटरसेक्शन E2। इसका डेरिवेशन बड़ा आसान है। अगर आप सेट थ्योरी पढ़े हो तो आपने ये पढ़ा होगा फार्मूला, N E1 यूनियन E2। अगर हम आपसे पूछें तो क्या होगा? N A यूनियन B क्या होता था? N A प्लस N B, तो यहां होगा N E1 प्लस N E2 माइनस N E1 इंटरसेक्शन E2। यही देगा ना ये सेट थ्योरी वाला फार्मूला। अगर इन सबको हम चाहें तो ns से डिवाइड कर दे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दे दोनों साइड को। तो अब देखो सैंपल स्पेस में जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो यही क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। Ne अपॉन ns क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? P E1 यूनियन E2 पढ़ेंगे। जो N E1 अपॉन E1 यूनियन E2 था, उसको ns से जब डिवाइड कर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई। इसको P E1 यूनियन E2 कहेंगे, इसको P E1 कहेंगे, इसको P E2 कहेंगे, और इसको माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2 कहा जाएगा, और वो फार्मूला डिराइव हो गया। यही है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है? इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में उसको डिस्कस किया था। एक्सक्लूसिव कब कहे जाएंगे? दो इवेंट एक्सक्लूसिव तभी होते हैं जब दोनों में से दोनों एक साथ कभी ना हो, एक हो तो दूसरा ना हो, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन कितना आता है? 5। और इंटरसेक्शन 5 आने का मतलब उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 0। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0। और जब उसमें एलिमेंट 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। यानी P E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा? 0। अगर ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं तब। फॉर एग्जांपल मान लो अगर डेटा 52 कार्ड्स में से एक इवेंट हो ब्लैक कलर का कार्ड निकलने की, और दूसरे E2 हो रेड कलर का कार्ड निकालने की, तो E1 इंटरसेक्शन E2 यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। P E1 इंटरसेक्शन E2 0 आएगा, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर वही कहा जाए E1 है रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी और E2 है किंग होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड में किंग मिल जाएगा। इस केस में E1 इंटरसेक्शन E2 0 नहीं आएगा, कुछ उसकी वैल्यू आएगी, तब ये कंप्लीट फार्मूला लगेगा। अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं
तब E1 इंटरसेक्शन E2 5 आएगा और P E1 इंटरसेक्शन E2 0 हो जाएगा, तो फार्मूला में से ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और बचेगा सिर्फ P E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P E1 प्लस P E2। फॉर 3 इवेंट्स, अगर 3 इवेंट्स है तो 3 इवेंट के लिए भी सेट थ्योरी में एक फार्मूला था A यूनियन B यूनियन C, है ना? वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तब हमें फार्मूला रिजल्ट क्या मिलेगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस P1 इंटरसेक्शन E2 माइनस P2 इंटरसेक्शन E3 माइनस P3 इंटरसेक्शन E1 प्लस P1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये सब इंटरसेक्शन वाले क्या हो जाएंगे? 0। किसी दो में कोई कॉमन नहीं होगा कुछ भी, तब से बचेगा P1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के कंडीशन में ऐसा होगा। अब हम लोग देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, नया है बिल्कुल आपके लिए। अब तक जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हो उससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कोई काम हम रैंडमली कर रहे हैं तो उसका तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन अगर वहां कोई कंडीशन लगा दिया जाए तो फिर सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे कंडीशन के साथ अगर मैं आपसे कोई बात कहूं तो वो बात दूसरी होती है, और ऐसे दूसरे वे में कहूं तो उसको अलग वे में लेते हैं आप। कंडीशन कहीं भी लगता है तो सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि आपको ये काम करना है लेकिन कंडीशन ये है, जब कंडीशन की बात करते हैं तो आप अलर्ट हो जाते हैं। क्या कंडीशन है आप बताइए? आप वहां रुक जाते हो कंडीशन सुनने के लिए, क्योंकि कंडीशन सुनने के बाद सिचुएशन चेंज होने वाला है। तो यहां भी प्रोबेबिलिटी हम लोग रैंडम जो निकालते आए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आइए पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, वो एग्जांपल आपके शायद एनसीईआरटी का ही है। अगर हम ये सपोज करें कि कोई फैमिली है जिसमें 2 चाइल्ड हैं, 2 बच्चे हैं। अब उनके बॉय और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाना है। तो अगर 2 बच्चे हैं तो बॉय और गर्ल के रेफरेंस में देखा जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हो सकता है दोनों बॉय हो, या फिर बड़ा वाला बॉय हो और छोटी वाली गर्ल हो, या बड़ी वाली गर्ल हो छोटा वाला बॉय हो, या दोनों ही गर्ल हो। ये टोटल कंडीशन बन रहे हैं। अब इवेंट एक हमने लिखा E और आपसे कहा इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों गर्ल हैं। दोनों के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी आपको, यानी आपको ये चाहिए कंडीशन। तो सिंपल है, अगर ये मैं पूछूं कि दोनों के गर्ल होने की कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बताओगे 1/4, क्योंकि हमारा फेवरेबल इसमें 1 है और टोटल 4 है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसके साथ अगर मैं दूसरा इवेंट एक और लिख दूं, और वो इवेंट हो हमारा एटलीस्ट 1 गर्ल होने की, या यंगेस्ट इज गर्ल होने की, यानी जो छोटी है वो गर्ल है। अगर ये इवेंट है तो छोटी वाली गर्ल कहां है? एक यहां है और एक यहां है, यानी BG और GG। ये कौन सा इवेंट है? एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। और ये कौन सा? एटलीस्ट यंगेस्ट इज गर्ल्स। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि दोनों के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, जबकि शर्त ये है कि जो उसमें छोटी है वो गर्ल होनी चाहिए, जो बाद में पैदा हुई वो गर्ल होनी चाहिए, यानी छोटी वाली जो है वो गर्ल हो। जब मैंने कंडीशन लगा दिया तब आप रुक जाएंगे, तब ये प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, अब 1/4 नहीं रहेगी, क्योंकि एक कंडीशन हमने लगा दिया। अगर हम ऐसे से पूछते आपसे कि दोनों के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बहुत सिंपल था, एक 10th क्लास का बच्चा भी बता सकता था कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 होगी। लेकिन अब हमने कंडीशन लगा दिया कि उसके गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, लेकिन एक शर्त ये है कि जो छोटी वाली है वो गर्ल ही होनी चाहिए। तब अब देखो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम कंडीशन लगा रहे हैं तो ये जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस हो जा रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। अब हमारे लिए ये सैंपल स्पेस काम का नहीं रहा, क्योंकि हमने वहां शर्त लगा दिया। अब हमारे लिए सैंपल स्पेस कौन काम कर रहा? ये वाला, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दिया है कि इसी कंडीशन में को ध्यान में रखते हुए आपको सेलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब आप सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे कि इसमें से हमारा फेवरेबल कौन है, यही सोचेंगे ना।
कि इसमें हमारा फेवरेबल कौन है। तो बताइए इसमें आपका फेवरेबल कौन है? एक है, एक ही है ना, यही वाला आपका फेवरेबल है। आपको ये चाहिए, दोनों गर्ल यही चाहिए ना, तो आपके फेवरेबल कितने होंगे? 1। फेवरेबल इसमें कितना है? 1। और टोटल कितने हैं इसी में से अब आपको सेलेक्ट करना है, इसमें से नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको एक हमने हिंट दे दिया है कि आपको 2 गर्ल तो सेलेक्ट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। लेकिन कंडीशन ये भी है, मैंने आपको ये बता दिया, एडवांस में ही बता दिया कि जो छोटी वाली है वो गर्ल है। मैंने पहला टेस्ट किया तो ये देखा कि छोटी वाली गर्ल है। तो अब आपको सिर्फ कितने के बारे में सोचना है, तो आप कहेंगे 1, इसमें फेवरेबल आपका 1 है, और टोटल कितने हैं? 2। तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी। और इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ। या तो ये कहा जाएगा, या तो ये कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ हैज अकर्ड, यानी प्रोबेबिलिटी एफ जो इवेंट है वो पहले ही हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। या फिर ये कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वेयर इट इज गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, ठीक है। कई तरह से कहा जा सकता है। तो एक एग्जांपल ये हुआ, ये समझ में कुछ आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने से कैसे चेंज हो रहा है। यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम लगा रहे हैं तो हमारा ये सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जा रहा है, और हम सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में सोच रहे हैं, और इन्हीं दोनों से हमारा निकल जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया कि इसमें हम देखेंगे कि हमारा फेवरेबल कौन है। फेवरेबल वाला हमारा यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसको ढूंढना है कि इसमें कौन कौन है उसमें से, क्योंकि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सैंपल स्पेस में होना चाहिए ना। तो हम सिर्फ इसमें वाला ढूंढेंगे कौन कौन है। तो अगर इसमें से इसमें वाला हम ढूंढेंगे तो क्या क्या कहलाएगा, इनमें बताओ? इंटरसेक्शन ही कहलाएगा। जो हमारे फेवरेबल हैं वो एफ में मिले, ई के वे एलिमेंट जो एफ में भी मौजूद हैं उनको क्या कहेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन लास्ट में हमने प्रोबेबिलिटी देखी एफ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये देखो ये शार्ट ट्रिक से हमने सॉल्व किया, इसका फार्मूला कुछ दूसरा होता है, फार्मूला यही है। फार्मूला बता दिया जाए सिर्फ और क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाए तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। फार्मूला वाला अप्रोच ये है, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि ये आ कैसे रहा है, इसको पहले हमें जानने की जरूरत है। एक दूसरा एग्जाम्पल और सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, सपोज करिए इसका a coin is tossed 3 times। एक कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस कर लिया। अब बताइए, पहले सैंपल स्पेस की बात करेंगे, क्योंकि कुछ भी निकालना हो सैंपल स्पेस तो चाहिए। एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। सैंपल स्पेस बनाना पहले दिन हमने पहले लेक्चर में बताया था। क्या होगा, पहले तीनों हेड लिख लेंगे, उसके बाद एक एक टेल का पोजीशन चेंज करके लिखते जाएंगे। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अब 2 टेल एक हेड के साथ बनाएंगे तो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और लास्ट वाला क्या होगा, टेल टेल टेल। टोटल कितने मिल रहे हैं? 3 6 8 हो रहे हैं टोटल। अब हम इवेंट ई लिख रहे हैं, गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। या 2 हेड्स, 2 हेड्स। हमने एक इवेंट लिखा गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, और दूसरा इवेंट लिखा गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब देखो, अगर हम ये पूछे आपसे सिंपली कि बताइए ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी 2 हेड एग्जैक्टली फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें से, तो आप देखेंगे 2 हेड वाले कितने हैं, 1 2 3। ये 3 है ना जिसमें 2 हेड आ रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड वाले यही 3 कंडीशन है ना, तो 3/8 आप लिख देंगे।
और एफ की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड इन तीनों में है, उसके बाद या तो तीनों हेड वाला ये एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ये होगा, ठीक है। अब हम अलग अलग पूछ रहे हैं तो आप आसानी से बता ले रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कह दें कि ये फाइंड कीजिए आप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, इट इज गिवन दैट at least 2 heads appear। अगर हम ये दे दें कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये देखा है कि कम से कम 2 हेड उसमें आ रहे हैं, ये हो चुका है एफ। अब बताइए कि ई की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। पहले आपने देखा था तो क्या था, 3/4 आया था। अब हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 हेड उसमें आ चुका है, पहले से कम 2 हेड आ चुका है, तो कम से कम 2 हेड वाले कितने हैं इसमें, 3/8। इसमें पहले इसका स्पेस लिख लेते हैं, क्या क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये मिलेंगे। और इसमें क्या क्या मिल रहे हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये मिल रहा है ना। अब जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा आपसे कि ये हो चुका है, अब बताइए कि कितना प्रोबेबिलिटी इसका होगा। तो अब आपको सिर्फ इसके बारे में सोचना है। अब आपको ये पता है कि इन्हीं में से हमको ढूंढना है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये हो गया है, यानी कम से कम 2 हेड उसमें है। अब उसमें से एग्जैक्टली 2 हेड वाले कितने हैं ये ढूंढना है। तो आप देखेंगे तो इसमें से कितने आपके फेवरेबल हैं, 1 2 3 फेवरेबल है आपके, 3 के तीनों इसमें फेवरेबल हैं प्रेजेंट। तो हम क्या लिखेंगे, PE अपॉन F इज इक्वल टू 3 अपॉन इसमें टोटल कितने 4, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और फार्मूला ये कहता है कि जैसे देखो हमने कहा कि इसमें से हमने अपना फेवरेबल ढूंढा, तो उसको हम क्या कहेंगे, E इंटरसेक्शन F कहेंगे। E इंटरसेक्शन F में कितने हैं, 3 हैं। E और F दोनों में कॉमन कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं इसमें 4। अब अगर फार्मूला के बेस पे जाएं तो फार्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, ये फार्मूला है। तो PE इंटरसेक्शन F में कितने थे, 3, और टोटल हमें सैंपल स्पेस से देखना है 3/8, तो ये P इंटरसेक्शन F हो गया, यानी E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हो गई अपॉन PF। F में कितने हैं एलिमेंट्स, 4, मतलब फेवरेबल है हमारे 4, और टोटल कितने हैं 8। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल होगा, क्या आएगा 3/4। यहाँ हमने डायरेक्ट निकाला था, वहां फार्मूला से भी निकाला तो वही आए। तो ये है इसका तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या है। इफ 2 इवेंट्स A and B associated with the same random experiment, the conditional probability PA upon B of the occurrence of A, जो ऊपर रहेगा उसके occurrence की probability हम निकाल रहे हैं, knowing that B has occurred। अब ये जो नीचे है उसका प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता है, मतलब उस इवेंट के बारे में पहले से पता है कि ये इवेंट हो चुका है। क्या होगा, PA अपॉन B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, वेयर PB इज नॉट इक्वल टू 0, और PB अपॉन A, यानी अगर B की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, A हो चुका है पहले से, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA होगा, यानी जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे रहेगी हमेशा, वेयर PA इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अब देखो अगर इसके होने का उस पर असर पड़ रहा है, जैसे E के होने का F के होने का E पर असर पड़ रहा था, तब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रहा है। अगर इसके होने या ना होने का कोई असर ही ना पड़े उस पर, तो फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी जितनी थी पहले। जैसे दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे अगर हम कहें आपसे कि S क्या है, 52 कार्ड्स का एक डेक है, एक्सपेरिमेंट एक हम कर रहे हैं जिसमें 52 कार्ड के डेक में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, और E इवेंट है उसके S आने की, और F इवेंट है उसके रेड कलर के होने की। तो बताओ PE कितना होगा, 4/52, 1/13 आएगा ना, और PF कितना होगा, 26/52, ये आएगा 1/2। अब E और F में देखो कोई कंडीशन है, PE अपॉन F अगर निकालें, PE इंटरसेक्शन F अपॉन
इसको एस मत मानो, इसको ये रेड लिए हो ना, इसको ले लो ब्लैक किंग। ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2, तो 2/52 ये हो जाएगा 1/26, और ये था रेड 26/52 1/2 हो गया। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, यही होगा ना, पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब बताओ ब्लैक किंग और रेड कलर में कुछ कॉमन होगा? कुछ कॉमन नहीं है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो गई ना। इसका असर इस पे नहीं पड़ रहा है कोई, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका क्या है? 0 आ जाएगा। तो यहां पे जब एक का दूसरे पे कोई असर ना पड़ रहा, जब असर नहीं पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, तो उस केस में क्या होगा? यानी डिपेंड ना हो उस पे, इंडिपेंडेंट है। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, तो इसका मतलब कि कोई दूसरा काम कर रहा है या ना कर रहा है, तो उसका आप पे असर नहीं पड़ रहा है। जैसे अकेले आप इंडिपेंडेंटली, हम 4 लोगों को कोई काम दीजिए कि ये काम आपको करना है, लिखना है, एक फाइल लिखनी है आपको, तो उसमें अगर आप 5 लोगों का ग्रुप बना के दे दिए कि 5 लोग मिलकर इस फाइल को कंप्लीट करेंगे, तो उसमें से एक भी अगर नहीं लिख रहा है या लिख रहा है, तो उस फाइल पे उसका इफेक्ट होगा ना, क्योंकि वो कैसा लिखता है या नहीं लिखता है, तो उसका असर पड़ेगा कंप्लीट होने में, चाहे हर चीज में असर पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सबको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कोई फाइल दे दी है कि आप अपना अपना बनाइए, तो उसमें दूसरे के लिखने या ना लिखने का पहले पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही अगर प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, यानी कि इवेंट इंडिपेंडेंट है ए और बी, मतलब बी के होने का ए पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तब पी ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा? पी ए अपॉन बी पी ए के इक्वल ही होगा। जितनी प्रोबेबिलिटी, जब इसका कोई असर ही नहीं है इस पे, तो जितनी प्रोबेबिलिटी ए की अकेले थी उतनी ही अब रहेगी, यही होगा ना। तो इस केस में पी ए अपॉन बी पी ए के इक्वल होगा, पी बी अपॉन ए पी बी के इक्वल होगा। अब फार्मूला क्या कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? पी ए अपॉन बी किसके इक्वल होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल आ जा रहा है? पी ए के इक्वल। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। ये कंडीशन है किसी इवेंट के इंडिपेंडेंट होने का। अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा पी ए इंटू पी बी के इक्वल आएगा। ये इंडिपेंडेंट होने का कंडीशन है। ये आप सेकंड एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, यही कंडीशन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें देख लेते हैं जो नोट करने वाली चीजें हैं। पहला तो ये है कि पी एस अपॉन ए, पी एस अपॉन ए, सॉरी ए अपॉन एस, ए इंटरसेक्शन ए अपॉन एस के लिए एस अगर पहले से हो चुका है तो कितना होगा? ये पी ए इंटरसेक्शन एस अपॉन ए एस अपॉन ए करो, एस अपॉन ए। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, अगर हम सैंपल स्पेस की ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पूरी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जबकि उसमें से कोई एक घटना एलिमेंट्री हो चुकी है, पहले से इवेंट एलिमेंट्री हो चुका है, तो ये कितना आएगा? पी ए इंटरसेक्शन एस अपॉन पी ए, यही आएगा ना। और पी ए इंटरसेक्शन एस कितना होता है? पी ए के इक्वल होता है। ए और एस में क्या कॉमन होगा? ए पूरा कॉमन होगा, क्योंकि ए किससे बना है? एस से ही बना है। तो ये कितना आएगा? पी ए अपॉन पी ए 1 आ जाएगा, यही आएगा ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अब इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका देख लीजिए। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमेशा एक ही एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट कितने होंगे? एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही होगा, एक्सपेरिमेंट एक ही होगा, और सभी इवेंट उसके सबसेट होंगे, सभी इवेंट उसके सबसेट होंगे। एक्सपेरिमेंट एक होगा, इवेंट उसके सबसेट होंगे। उसके बाद तीसरा आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है? इसमें वर्ड आया रहेगा गिवन, अकर्ड, happened, it has happened, already done, ये done, इस तरह के वर्ड आए रहेंगे, मतलब एक इवेंट उसमें से पहले ही हो चुका रहेगा। इस तरह से अगर आता है एक एक्सपेरिमेंट, उसमें कई इवेंट और इस तरह के वर्ड आते हैं, तो
वो हमेशा क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 टोटली बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E with respect to F and F with respect to E। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला का को अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा इसका। P E अपॉन F क्या होता है, P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F, यही नया फार्मूला इसका। सबकी वैल्यू गिवन है 0.2 अपॉन 0.3, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। डेसिमल में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। P F अपॉन E क्या होगा, P E इंटरसेक्शन F अपॉन PE। अब इसमें गिवन क्या होगा, E गिवन होगा ना, तो अपॉन PE रहेगा बस। 0.2 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। दोनों प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब सेकंड में क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में कंप्यूट PA अपॉन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, और गिवन क्या है PB और PA इंटरसेक्शन B। बस इन्हीं दोनों की जरूरत भी है हमें। PA intersection B upon PB is equal to 0.32 upon 0.5 equal to 32 upon 50। (16 upon 25। क्वेश्चन नंबर 3 है, if probability of A is equal to 0.8, probability of B is equal to 0.5 and probability of A intersection B, and probability of B with respect to A is equal to 0.4। अब तीन चीजें निकालनी है इसमें। तो पहले हम फार्मूला रखेंगे PB अपॉन A का। PB अपॉन A इज इक्वल टू क्या होता है, PB विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू होगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है 0.4। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू नहीं पता है, और ये निकलना भी जरूरी है क्योंकि बाकी सब में ये यूज होगा, पहले नंबर पे यही निकालना है। अपॉन PA 0.8, देन PA इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, 0.4 में 0.8 का मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना आएगा 0.32। ये प्रोबेबिलिटी हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड में आपको निकालना है PA अपॉन B। तो PA अपॉन B कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB इज इक्वल टू 0.32 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 32 अपॉन 50, 16 अपॉन 25। सेम सेकंड क्वेश्चन ये है, बस थोड़ा उल्टा पुल्टा करके गिवन है इसमें। थर्ड में क्या निकालना है, PA यूनियन B। अब यहां पे हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज कर लेंगे। जब A यूनियन B निकालना है तो क्या लगेगा यहाँ पे, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या कहता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, और ये तीनों हमें पहले से पता है। PA कितना है 0.8, PB कितना है 0.5 माइनस PA इंटरसेक्शन B 0.32, 1.3 माइनस 0.32 0.98 आएगा, ठीक आएगा ना, हो गया। नोट करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवैल्यूएट PA यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, एडिशन थ्योरम लगेगा। गिवन क्या है, 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13। हमें सेपरेट दोनों PA PB चाहिए, तो पहले 2PA को 5/13 के इक्वल रखेंगे तो PA कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा 5/26, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना गिवन है 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फार्मूला लिखेंगे। हमें PA यूनियन B निकालने में PA चाहिए, PB चाहिए और A इंटरसेक्शन B, वो यहां से मिलेगा।
पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी 2/5 इसकी वैल्यू है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, अपान पी बी है 5/13, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा 5 का 2 में मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2/13, यही होगा ना, 5 से 5 कैंसिल होगा, जब मल्टीप्लाई होगा इधर तो 5 से 5 कैंसिल होगा। अब निकालना है पी ए यूनियन बी, तो ये होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 5/26, ये है 5/13 माइनस 2/13, एलसीएम हुआ 26, तो ये हो गया 5 + 10 - 10, फाइनली आया कितना 5/26, ये हो गया, ठीक है। यहाँ 26 एलसीएम है तो कुछ अच्छा 4 होगा, तो ये हो गया 6, 5 + 6 11/26। क्वेश्चन नंबर 5 में पी ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/11, ए यूनियन बी 7/11, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। यहाँ पे पहले वाले के लिए क्या लगेगा, वही एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, हमें यही निकालना है। बाकी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 7/11 इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो प्लस बन जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 6, 5 11/11 माइनस 7/11, ये कितना हो गया 4/11, पहला आंसर हो गया। सेकंड में आपको क्या निकालना है, पी ए अपान बी, ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है 4/11 अपान पी बी कितना है 5/11, 11 कैंसिल होगा, कितना आएगा आंसर 4/5। थर्ड में क्या निकालना है, पी बी अपान ए, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी है 4/11 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11, यहाँ आएगा 4/6 इक्वल टू 2/3। 6 नंबर का क्वेश्चन अब चेंज हो रहा है, थोड़ा सा आपको सोचना है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। A coin is tossed 3 times, तो सबसे पहले हमें जो लिखना होगा वो क्या, सैंपल स्पेस, S इज इक्वल टू क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, और लास्ट में होगा टेल टेल टेल। ये 8 कंडीशंस है सैंपल स्पेस में। ई कैसा इवेंट है, ई इज इक्वल टू है, अब यहाँ पे साथ साथ ये भी लिखते चलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस कितने हैं 8, ई कितना है हेड ऑन थर्ड टास्क। अब इसमें ढूंढना है कि कितने ऐसे कंडीशन है जिसमें तीसरे नंबर पे हेड आएगा, तो पहला कंडीशन है जिसमें तीसरे नंबर पे हेड दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है हेड टेल हेड, यहाँ भी तीसरे नंबर पे टेल है, यहाँ भी है टेल हेड हेड, और फिर यहाँ भी है टेल टेल हेड। ये 4 कंडीशंस हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 4/8 इज इक्वल टू 1/2। अब एफ को देख लेते हैं, एफ कैसा इवेंट है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टास्क। ऐसे कितने हैं कंडीशन एस में जिसमें पहले और दूसरे नंबर पे हेड है, तो पहला कंडीशन है हेड हेड हेड, उसके बाद सेकंड भी है हेड हेड टेल, और कोई नहीं है जिसमें पहले 2 पर हेड हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2/8 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब हमें जरूरत पड़ेगी ई इंटरसेक्शन एफ की, क्योंकि हमें निकालना है इन सभी क्वेश्चन के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ई अपान एफ निकालना है 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन में। तो ई इंटरसेक्शन एफ, अब इस एफ में हमारे फेवरेबल कितने हैं,
देखो अब हमें ये सॉर्ट करके बता दिया गया कि हमारा सैंपल स्पेस यही रहने वाला है। तो हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसका जितना भी एलिमेंट है सब सैंपल में होना चाहिए। तो हम ढूंढेंगे इसमें से कितने ऐसे हैं जो सैंपल स्पेस में प्रेजेंट हैं। तो एक यही है बस। तो हेड 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 यानी एक ही कंडीशन आ रहा है। तो अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना मिल रहा है? 1/8 यही मिल रहा है ना। अब हमें निकालना क्या है? 1/8 मिल रहा है। हम अभी पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि वो डायरेक्ट जो लॉजिक से हम निकालते थे पी ई अपॉन एफ, वो अभी नहीं निकाल रहे हैं, अब निकालने जा रहे हैं पी ई अपॉन एफ। तो पी ई अपॉन एफ अगर लॉजिक से देखा जाए तो हमारे फेवरेबल इसमें कितने हैं? 1 है इसमें, और टोटल कितने हैं? 2 हैं। तो 1/2 हो जाएगा लॉजिक से देखा जाए। तो अगर फार्मूला का यूज करते हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया है हमारा? 1/8 और पी एफ कितना है? 1/4। तो फाइनली ये होगा कितना? 4/8 इक्वल टू 1/2। इस तरह से देखा अगर हमने तो क्या मिला? 1/2 ही मिला। तो हम फार्मूला का ही जनरली अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब 6 में ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो सैंपल स्पेस तो इसका भी वही रहेगा। एक पॉइंट को 3 बार टास्क किया गया है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड 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 टेल हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। सैंपल स्पेस सबके लिए यही रहेगा। अब यहाँ पे ई चेंज हो रहा है। ई कैसा है? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, यानी 2 या 3 हेड। तो पहला वाला आ जाएगा इसमें हेड हेड हेड, फिर दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, और उससे कम नहीं आएंगे। इसमें एक ही हेड है। एफ में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? एट मोस्ट 2 हेड, यानी अधिक से अधिक 2 हेड हो। या तो एक भी ना हो, या तो एक हो, या तो 2। तो एक भी नहीं वाला कौन है? टेल टेल टेल। एक वाला कौन है? हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल हेड, और 2 हेड वाला टेल हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड। मतलब सिर्फ इसको निकाल दें तो बाकी सब एटमोस्ट 2 हेड वाले में आ गए। ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी हमें। दोनों में कॉमन कौन है? देखो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये गिवन है। तो अब हमें ये ढूंढना है कि हमारे फेवरेबल इसमें कितने हैं। हमारा फेवरेबल टोटल ये है, जिसमें से ये इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। इसीलिए हमने पढ़ाते टाइम बोला था आपसे कि सैंपल स्पेस सबको बनाना आना चाहिए। बिना सैंपल स्पेस और इवेंट लिखे आप क्लियरली इसको नहीं समझा सकते, न कर पाएंगे। अब यहाँ पे पी ई अपॉन एफ निकालना है। वो क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अगर हम फार्मूला का यूज करें तो फार्मूला के हिसाब से क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आएगी 3/8। ई इंटरसेक्शन एफ में 3 एलिमेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। और पी एफ, एफ में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7/8 ये हो जाएगा 3/7। और डायरेक्ट अगर हम लॉजिकल अप्रोच इसमें अप्लाई करें तो देखो ई में कितने हैं? टोटल है हमारे 4, जिसमें से हमारे फेवरेबल एफ वाले में कितने हैं? 3। तो 3 अपॉन टोटल इसमें कितने हैं? 7। तो 3/7। 3 नीचे कैसे होगा? कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में ही होगी। अब इसी का थर्ड है एटमोस्ट 2 टेल। एस तो वही रहेगा सेम। ई में एटमोस्ट 2 टेल तो होगा या तो 0 टेल, या तो 1 टेल, या तो 2 टेल। 0 टेल वाला ये है हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। यानी सिर्फ तीनों टेल वाला कंडीशन छोड़ देना है।
और एफ में एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल हो, एक टेल या दो टेल। तो इसमें आएगा सब ये हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। अब ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, तो हेड हेड टेल कॉमन है, हेड टेल हेड भी कॉमन है, टेल हेड हेड भी कॉमन है, टेल टेल हेड भी कॉमन है और टेल हेड टेल भी कॉमन है। बस हेड टेल टेल भी कॉमन है, हेड टेल टेल भी कॉमन है। अब कितने कॉमन है इसमें, 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या होगा, 6 अपॉन 8 अपॉन पी एफ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन 8 हो जाएगा 6 अपॉन 7। 7 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें इवेंट कुछ अलग है, यानी एक्सपेरिमेंट कुछ अलग है। 2 कॉइन्स आर टास्क वंस, 2 कॉइन को एक बार टास्क किया गया है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताओ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ई टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, ई कैसा इवेंट है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, किसी एक कॉइन पे टेल आता है। तो हेड टेल होगा, नहीं तो टेल हेड होगा, यही है एक कॉइन पे टेल आने वाला इवेंट। एफ क्या है इसमें, वन कॉइन सोर्स हेड, एक कॉइन पे हेड आ रहा है तो इसमें हेड टेल टेल है, यही होगा ये भी, वन कॉइन सोर्स हेड। अब ई अपॉन एफ निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, दोनों आएंगे, हेड टेल टेल हेड। तो पी ई अपॉन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये भी है 2 अपॉन 4 और ये भी है 2 अपॉन 4, कितना आएगा 1, प्रोबेबिलिटी हो गई 1। इसका सेकंड है, इसी का सेकंड है, ई नो टेल अपीयर्स, कोई टेल ना आए, तो क्या इसमें मिलेगा, हेड हेड। और एफ कैसा है, नो हेड अपीयर्स, तो इसमें आएगा टेल टेल। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 0 5 होगा, 5 होगा ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पी ई अपॉन एफ 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ अगर 5 है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 0 होगा, तो हो जाएगा 0 अपॉन पी एफ इज इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। 3 टाइम्स अगर डाई को थ्रो करोगे तो टोटल रिजल्ट मिलेंगे 216, 6 into 6 into 6। सबको लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस हो जाएंगे 6 into 6 into 1, 216। 6 एक बार फेंकोगे 6 आएंगे, 2 बार फेंकोगे 36 आएंगे। 6 होगा। और फिर उसमें ई क्या है, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टास्क। अब देखो इसको भी चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं। 4 अपीयर हो रहा है थर्ड टास्क में, फर्स्ट सेकंड में कोई बाउंडेशन नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड कितने टाइप से आ सकते हैं, 6 into 6 टाइप से। लेकिन थर्ड टास्क के लिए एक ही कंडीशन है कि 4 आना चाहिए, तो 6 into 6 into 1 कितना आएगा, 36। समझ रहे हो ना, या पूरा लिख भी सकते हो चाहो तो। एंड एफ में कितने होंगे, 6 and 5 अपीयर्स ऑन फर्स्ट 2 टास्क। तो 6 यानी फर्स्ट टास्क भी कंडीशनल है, सेकंड टास्क में भी एक ही नंबर आना है 5, और थर्ड टास्क में इंडिपेंडेंट है, कुछ भी आए तो इसमें 6 हो जाएंगे। अब ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएंगे बताओ। देखो ई कैसा है, 4 थर्ड टास्क पे अपीयर हो रहा है 4, और फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 5 आ रहा है एफ में। तो जो हमारा ई इंटरसेक्शन एफ मिलेगा उसमें मिलेगा 6 5 4, यही मिलेगा सिर्फ। फर्स्ट 2 टास्क पे 6 5,
थर्ड पे 4, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यही रिजल्ट मिल रहा है ना, 6 5 4। तो ये हो गया 1। इसमें एलिमेंट्स हो गए ई इंटरसेक्शन एफ में कितने 1। कहो तो एक्सप्लेन करके लिख दे सबको ई एफ और इसको लिख दे। चलिए लिख दीजिए। ई इज इक्वल टू है, कह रहा है कि कैसे है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टास्क, तो 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, यही मिलेगा ना। 1 जब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 1 4 2 2 4 डॉट डॉट 2 6 4। इसी तरह से यहाँ 6 1 4 अप टू 6 6 4 6 5 6 6 4 तक। देखो 6 ऐसे मिल रहे हैं, 6 ऐसे मिल रहे हैं, तो कितने हो गए 36। और एफ में क्या मिलेगा, एफ में कह रहा है कि 6 5 फर्स्ट 2 टास्क पे 6 5 आ रहे हैं, थर्ड पे 1 आ सकता है, थर्ड पे 2 आ सकता है, थर्ड पे 3 आ सकता है, थर्ड पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 ही कंडीशन है। दोनों को जब हम इसमें दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो सिर्फ एक ही मिलेगा 6 5 4, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सब में लास्ट में क्या है 4 है, इसमें लास्ट में 4 वाला सिर्फ एक ही है 6 5 4, तो एक ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 1 है। अब हमें निकालना क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई अपान एफ, तो होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ कितना होगा 1/260 अपान पी एफ कितना है, एफ में 6 है तो 6 अपान 260 आएगा कितना 1/6। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। फैमिली पिक्चर के लिए मदर फादर सन एक लाइन में खड़े हैं, तो कितने तरह से खड़े हो सकते हैं, वही हमारा सिंपल स्पेस है। हो सकता है मदर फादर सन ऐसे खड़े हो, या फिर मदर सन फादर, फिर उसके बाद सन मदर फादर, उसके बाद फादर। पहले कंडीशन में हमने मदर को फर्स्ट प्लेस पे रखा, इन दोनों को चेंज किया, आप सन को रख रहे हैं, सन फादर मदर, ये हो सकता है। उसके बाद सन को रख लिया, आप फादर को रखना है, सन फादर फादर सन मदर, ये होगा फादर सन मदर, और फादर मदर सन, यानी टोटल हमारे पास कंडीशन 6 है। ये क्या है सन ऑन 1 एंड, सन एक इंड पे है, एक किनारे पे है, इसमें से कितने जगह सब एक किनारे पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, 4 है। मदर फादर सन, सन मदर फादर, सन फादर मदर एंड फादर मदर सन। और एफ फादर इन मिडिल, इसमें से कितनी ऐसे केसेस हैं जहां मिडिल में है 2, कौन फादर, कहां एक केस ये है, दूसरा ये है, मदर फादर सन एंड सन फादर मदर। अभी दोनों में देखो कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें यही कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है, मदर फादर सन, सन फादर मदर। तो पी ई अपान एफ कितना होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। या लॉजिक से भी सॉल्व करेंगे तो देखो ई के दोनों इसमें 2 कॉमन है, और 2 अपान 2 कितना हो जाएगा 1, और इस तरह भी करेंगे तो आएगा 2 अपान 6 अपान 2 अपान 6 इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी हो गई 1। क्वेश्चन नंबर 10 है अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का डाई थ्रो किया जा रहा है एक साथ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 6 × 6 36 होंगे। अब पहले वाले को आप सपोज करिएगा कि ब्लैक डाई है, जो पहला नंबर लिखा है वो ब्लैक डाई का नंबर है, और दूसरा वाला रेड डाई का। कह रहा है ई कैसा इवेंट है, सम ग्रेटर देन 9, तो सम ग्रेटर देन 9 कब मिल सकता है, या तो हो सकता है 3 नहीं, 3 के साथ तो मिलेगा नहीं, 4 5 और 4 6, 4 के साथ ये मिल सकते हैं, 4 5 4 6, 5 के साथ 5 5 करेंगे तब मिलेगा 5 6, और
5 नहीं, क्यों 4-5 नहीं होगा। हाँ 4-5 भी होगा, 4-5 तो लिखे ही है। अच्छा नहीं 4-6 होगा, 4-6 से स्टार्ट होगा, 4-6 5-6 6-5 5-5 और 6-6 यही होगा ना, और कोई नंबर हो सकता है नहीं, इन्हीं का सम 9 से ज्यादा होगा। 5-5 वही है, 6-6 वही है, ठीक। और F कैसा इवेंट है? ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। ब्लैक डाई यानी पहले नंबर पे 5 आ रहा है। 6-4 नहीं होगा। 6-4 तो लिखे, अच्छा 6-4 नहीं लिखे हैं, 6-4 भी होगा, 5-4 तो 9 होगा, 6-4 होगा, ठीक है। अब देखिए F कैसा है? ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5 यानी पहले नंबर में जो आ रहा है वो 5 है, ये कह रहा है, पहले वाला ब्लैक डाई है, तो पहले नंबर पे 5 के साथ दूसरे नंबर पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, यही ना आ सकता है। कह रहा है कि जो ब्लैक डाई है उसमें 5 आ रहा है, ये पता है, यानी पहले नंबर पे 5 था, तो दूसरे नंबर पे इसके साथ 6 कंडीशन हो सकते हैं। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें? 5-6 कॉमन है और 5-5 कॉमन है, 5-5 एंड 5-6 यही दो कॉमन है, तो PE अपॉन F कितना होगा? PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। P इंटरसेक्शन F में 2 एलिमेंट्स हैं तो 2/36, PF में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 4, 6, 6/36 इज इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अब की बार कह रहा है कि E कैसा इवेंट होना चाहिए जिसमें सम 8 में है, तो क्या क्या हो सकता है? 3-5 5-3, 4-4 2-6 6-2, और क्या और कोई हो सकता है? बस इतने ही हो सकते हैं जिनका सम 8 आएगा। और F गिवन प्रोबेबिलिटी क्या है? अब की बार गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड नंबर लेस देन 4, दूसरे वाले नंबर पे, दूसरे वाले डाई पे 4 से लेस नंबर आ रहा है, तो हो सकता है 1-1 आ रहा हो, 1-2 आ रहा हो, 1-3, बस 1-3 तक ही आ सकता है दूसरे नंबर पे, फिर 2-1 2-2 2-3, हाँ फिर 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3, ये कंडीशन मिले क्या है F में। अब E इंटरसेक्शन F आप आसानी से निकालिएगा और फिर उसके बाद ऐसे ही फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में अ फेयर डाई इज रूल्ड, तो एक डाई को थ्रो करेंगे, रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 यही ना आ सकता है। E इवेंट है 1 3 5, F इवेंट है 2 3 और G है 2 3 4 5। तो पहले दो क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है E अपॉन F, तो E इंटरसेक्शन F अपॉन F कर लेंगे, वो आसानी से हो जाएगा। थर्ड इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, P E यूनियन F अपॉन G करना है, तो पहले हम E यूनियन F निकालेंगे। E यूनियन F क्या होगा? E और F को ज्वाइन करो, 1 2 3 5, तो P E यूनियन F कितना हो जाएगा? P E यूनियन F इंटरसेक्शन G, इसका G के साथ इंटरसेक्शन लो, कितने आएंगे एलिमेंट्स? E इंटरसेक्शन F ये है और G ये है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो P E यूनियन F इंटरसेक्शन G की वैल्यू हो गई 3/6, 1/2 हो गई। अब हमें निकालना है P E यूनियन F अपॉन G, तो ये होगा P E
इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपान पीजी, यही होगा ना। तो ये आया है 1/2 और पीजी कितना होगा, पीजी में जी में है 4 एलिमेंट्स, तो ये होगा 4/6। तो आ जाएगा फाइनली 1/2 इंटू 6/4 3/4। अब 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो पहले हमने टेबल टाइप का बना लिया है, एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास कुछ क्वेश्चन बैंक है, उसमें कई तरह के क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट हैं, कुछ इजी हैं। जो इजी वाले हैं वो भी 2 तरह के हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं और एमसीक्यू भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डिफिकल्ट वाले में भी दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। तो पहले हमने जैसे इसमें दे रखा है वैसे पहले टेबल में नोट करते हैं। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false question। 300 क्वेश्चन कैसे हैं, इजी है और ट्रू फॉल्स है। तो इजी और ट्रू फॉल्स दोनों वाले कॉलम में लिख देंगे 300 ऐसे क्वेश्चंस हैं। देखो इजी वाले में भी है ये और ट्रू फॉल्स भी है। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, डिफिकल्ट और ट्रू फॉल्स वाले कितने हैं 200। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये डेटा आपको गिवन है। अब इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हो गए 500, टोटल एमसीक्यू कितने हो गए 900, टोटल इजी कितने हो गए 800, टोटल डिफिकल्ट कितने हो गए 600, टोटल आ रहा है दोनों तरफ से देखो 1400 आ रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी पूछा इसमें, if question is selected, if a question is selected at random from question bank, what is the probability that it will be easy question। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है इजी वाले को ई से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, डिफिकल्ट वाले को डी से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ट्रू फॉल्स वाले को टी से और एमसीक्यू को एम से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। और क्या गिवन है इसके साथ, गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये गिवन है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो जो गिवन रहता है उसको हमेशा क्या लिखते हैं नीचे। तो अब इसमें होगा फार्मूला के बेसिस पे देखें तो ई इंटरसेक्शन एम अपान पी एम। ई इंटरसेक्शन एम का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस भी। तो ऐसे कितने हैं 500 जो इजी भी है मल्टीपल चॉइस भी, अपान टोटल कितने आ रहे हैं क्वेश्चन 1400। पीएम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल कितने हैं 900 है ना, टोटल 900 अपान 1400 इज इक्वल टू 500 अपान 900 इज इक्वल टू 5 अपान 9। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन दैट टू नंबर्स appearing on throwing 2 dice are different। पहले तो 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा तो टोटल स्पेस सैंपल स्पेस में पॉइंट मिलेंगे 36 एलिमेंट होंगे। अब कह रहा है कि एक इवेंट ऐसा है जो गिवन है पहले से, उसमें ये कहा गया है कि 2 नंबर सेम कभी नहीं आ रहे हैं, जैसे 1 1 नहीं आ रहा है, 2 2 नहीं आ रहा है, 3 3 नहीं आ रहा है। तो हम टोटल सैंपल स्पेस में से ऐसे नंबर्स को हटा देंगे। ऐसे नंबर्स कितने होंगे 6 1 1 2 2 3 3। सिर्फ आएगा क्या 1 2 1 3 1 6 तक। इसी तरह से 2 1 अब 2 2 नहीं होगा, 2 3 2 6 6 1 6 2 अप टू 6 5। यानी इसमें टोटल एलिमेंट्स होंगे 30। अगर उसमें 36 है तो 6 इसमें नहीं है, 30 है। एफ कैसा है जिसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 4। सम ऑफ नंबर्स आ रहा है 4। तो 1 3 का सम आ जाएगा 4, 2 2 का सम आ जाएगा 4, 3 1 का सम आ जाएगा 4। बस यही होंगे 3। अब इन दोनों में कॉमन कौन होंगे, इसको छोड़ के ये तो आ ही नहीं रहा है इसमें, तो ये तो कॉमन होगा नहीं। ई इंटरसेक्शन एफ में देखा जाए तो कॉमन मिलेगा सिर्फ 1 3 और 3 1, यानी 2 ही मिल रहा है। हमें निकालना है क्या पी एफ अपन ई की अपन एफ। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, ये गिवन कंडीशन है ई
और पूछ रहा है f की प्रोबेबिलिटी, तो हम लिखेंगे f अपान e। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, जिसका पूछ रहा है वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो PE इंटरसेक्शन f अपान PE, E इंटरसेक्शन f होगा 2 अपान 36, यही होगा ना। और PE कितना होगा, PE में 30 है तो 30 अपान 36, 2 अपान 30 इक्वल टू 1 अपान 50, ये हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, consider the experiment of throwing a die if multiple of 3 comes up। throwing a die, एक ही डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो S कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। if multiple of 3 comes up, नहीं अभी S नहीं बनाएंगे, उसमें कंडीशन दिया है, कह रहा है कि if multiple of 3 comes up, throw a die again, if any other number comes up, toss a coin, find the conditional probability। तो पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। कह रहा है कि 3 का मल्टीपल मिल रहा है तो डाई फेंका जा रहा है, और नहीं तो कॉइन टॉस किया जा रहा है। तो सपोज करो 1 आ गया, 1 तो 3 का मल्टीपल है नहीं, तो इसके साथ डाई थ्रो नहीं होगा, क्या होगा, इसके साथ कॉइन टॉस होगा। तो कॉइन टॉस करने में 2 ही रिजल्ट मिलता है, या तो हेड या तो टेल। तो 1 के साथ 1 हेड 1 टेल, 2 भी 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसके साथ भी यही मिलेगा, 2 हेड 2 टेल। 3 तो मल्टीपल है तो 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, लेकिन 4 3 का मल्टीपल नहीं है तो 4 के साथ फिर 4 हेड 4 टेल। 5 भी नहीं है मल्टीपल तो 5 हेड 5 टेल, यही मिलेंगे ना। 6 3 का मल्टीपल है तो 6 के साथ भी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये मिलेंगे। ये सैंपल स्पेस हो गया। ई में क्या कह रहा है, find the conditional probability of event that the coin shows a tail। coin पे टेल आ रहा है तो क्या क्या होगा इसमें, 1 टेल या 2 टेल या 4 टेल 5 टेल, यही है ना, क्योंकि इन्हीं 4 नंबर के साथ हेड टेल आ रहा है। और F क्या है, coin shows a tail and given that at least 1 die shows 3। और F में कह रहा है कि कम से कम एक डाई पे 3 आ रहा है, तो 3 एक पे आया तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 3 4 3 5 3 6, या बस इतने ही कंडीशन होंगे 3 के साथ। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0। तब हमारा PE अपान F, E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू F, क्या हो जाएगा 0 अपान PF इज इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल इवेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कह रहा है PA इज इक्वल टू 1/2 PB इज इक्वल टू 0, PA अपान B निकालना है। तो ये फार्मूला है PA इंटरसेक्शन B अपान PB 0 अपान, ये PA इंटरसेक्शन B अभी निकालने की जरूरत नहीं है इसकी, अपान 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो डिफाइंड नहीं होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा है नॉट डिफाइंड, वही हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट डिफाइंड। इसमें आपका और 17 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इफ A and B आर 2 events such that PA upon B is equal to PB upon A, तो इसका फार्मूला देखो क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B upon PB, और इसका क्या होगा PA इंटरसेक्शन B upon PA। दोनों में देखिए कॉमन है इसका न्यूमरेटर दोनों का, तो डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो PA is equal to PB। ऐसा देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ ही चुके हैं, उसको भी उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो यही स्टूडेंट है हमारे।